Hey everyone, welcome you all in Law Vita. This is episode 15 of Answer Writing series. I hope all of you are doing well. आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि होगा सेक्शन 10 से रिलेटेड। और पुराने जितने भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आंसर्स हम लोगों ने कवर किए हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या तरीके से आए हैं। देन वील हैव अ लुक अपॉन अ सर्टेन आंसर जो कि आप हर आंसर में लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। देखो ये क्वेश्चन आरजेएस में आया है, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है। सेक्शन 10 बात करता है रेस्ट्रेंट ऑन एलियनेशन की, कि अगर कोई ट्रांसफरर जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी व्यक्ति को, दैट इज़ ट्रांसफरी को, तो वहाँ पे अगर वो किसी भी तरीके की ऐसी कंडीशन या ऐसी लिमिटेशन इम्पोज करता है, उससे कहता है कि तुम कभी भी इस प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं दे सकते हो, मतलब उसको तुम एलियनेट नहीं कर सकते हो। तो इस प्रोविजन के बारे में सेक्शन 10 बात करता है। एक तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस द रेस्ट्रेंट ऑन एलियनेशन, जो कि सेक्शन 10 आप एक्सप्लेन करोगे। एक वेस्ट बंगाल में 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि पार्शियल रेस्ट्रेंट समझाओ। तो इस सेक्शन 10 में हम लोग दो तरह के रेस्ट्रेंट पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट और पार्शियल रेस्ट्रेंट। तो हम लोग पार्शियल रेस्ट्रेंट का इसमें जिक्र करेंगे। प्लस इसमें एक पर्टिकुलर फेमस केस रहा है पार्शियल रेस्ट्रेंट से रिलेटेड, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बांडी बीबी का, वो भी हम इसमें कवर करेंगे, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। फिर एक देखो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार ना हम लोग इन सारे क्वेश्चन से डर जाते हैं, पर इन्हें पढ़ा करो। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, कुछ नहीं है इसमें, हमें डायरेक्टली सेक्शन को अप्लाई करके आंसर करना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप रियलाइज करेंगे सेक्शन 10 ही इसमें आपको अप्लाई करना है। देन यूपीजेएस में पूछा गया है क्लियरली, इसमें कहा है कि टीपीए के प्रोविजन कहता है दैट कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि एलियनेशन को रेस्ट्रेन करता है वो वॉइड होगा। तो आप उस पॉइंट को समझाओ और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं उसको समझाओ, तो ठीक है। तो इन शॉर्ट इन एवरी क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड सेक्शन 10। चलो डिस्कस करते हैं सेक्शन 10। छोटा सा ही सेक्शन है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 स्टेट्स दैट, अच्छा ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस डेट को इन्फोर्स हुआ था और कौन सी डेट को उसे प्रेसिडेंट से असेंट मिल गई थी, यानी कि इनैक्ट कौन सी डेट को हुआ और इन्फोर्स कौन सी डेट को हुआ। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। चलिए, तो सेक्शन 10 क्या बात करता है दैट वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन of absolutely restraining the transferee from parting with or disposing of his interest in the property, the condition is void but the transfer is valid। क्या कह रहा है ये कि अगर किसी पर्सन ने, फॉर से ए नाम के एक व्यक्ति ने अपना एक घर बी को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया ट्रांसफरर, बी हो गया ट्रांसफरी। अब यहाँ पे घर ट्रांसफर करते वक्त ए ने ये कंडीशन इम्पोज की कि तुम इस घर को फर्दर किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, गिफ्ट में नहीं दे सकते हो, यानी कि तुम किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज या फिर इसको पार्ट अवे नहीं कर सकते हो, द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे सेक्शन 10 कहता है कि इस तरह की कंडीशन या इस तरह की लिमिटेशन एब्सोल्युटली वॉइड है, नल है इन द आइज ऑफ लॉ, और ट्रांसफर वैलिड कंसिडर किया जाएगा। तो मात्र वो कंडीशन वॉइड मानी जाती है, पर ट्रांसफर फुल फ्लेज लॉ की टर्म्स में वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ये बात सेक्शन 10 करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसी सेक्शन 10 के प्रोविजन में हमें दो एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं इस बात के, यानी कि एक्सेप्शन ये कह रहा है कि दो ऐसी सिचुएशन है जिसमें ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि ट्रांसफरी इस प्रॉपर्टी को फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, अपने इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। तो दो सिचुएशन इसमें एन्यूमरेट है, सिर्फ वही दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। पहला कि जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर से एक व्यक्ति ने अपना घर किसी को किराए पर दिया, या फिर एक ज़मीन किसी फार्मर को लीज पर दी कि तुम इसमें 10 साल तक खेती कर सकते हो। तो जब लीज पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो वहाँ पे ट्रांसफरर या फिर लेसर जो है कंडीशन इम्पोज कर सकता है फॉर द बेनिफिट, ठीक है, कि भाई अगर तुमने इस कंडीशन को ब्रेक किया, क्या हम अपने किराएदार को ये राइट दे सकते हैं
कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है फर्दर प्रॉपर्टी? नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर लेसर ये कंडीशन इम्पोज कर रहा है कि तुम इस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, तो वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने बचाव में, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए ये कंडीशन इम्पोज कर रहा है। इसीलिए ऐसी कंडीशन वैलिड कंसिडर की जाएगी, राइट। सिमिलरली दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी मैरिड वुमन के बेनिफिट में ट्रांसफर की गई है, बट कंडीशन वो मैरिड वुमन क्या नाम है, मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसके अलावा अगर वो किसी और धर्म की शादीशुदा महिला है, जैसे कि क्रिश्चियन है या पारसी है या किसी और धर्म की अगर मैरिड वुमन है, अगर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है और अगर उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में ऐसी कंडीशन इम्पोज की गई है, तो वहाँ पे वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, इसे याद रखना, प्रिलिमिनरी में ये बहुत बार पूछा जाता है। ऐड सुना होगा ना, एक मसाले का आता है MDH MDH, तो वैसे याद कर लो MBH, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिंदू। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है, पहले हमने ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन समझा दिया, अब बस इसको ही डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है देन वी हैव टू कोट सर्टेन अदर फैसेट्स ऑफ दिस प्रोविजन। तो अब हम इसको टुकड़ों में विभाजित करके इसके इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हैं। कैसे? ये क्या है, एक ट्रांसफ़र हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का, ट्रांसफ़र किसी भी तरीका का हो सकता है, इधर सेल और मोर्गेज और गिफ्ट, राइट, और एक्सचेंज। तो अगर ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन उसमें एक कंडीशन इम्पोज की गई है, द एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट, एक एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगा दिया गया है कि ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकेगा, फिर उससे कॉन्सिक्वेंस क्या राइज होते हैं, कंडीशन उसमें वॉइड हो जाती है पर ट्रांसफर उसमें वैलिड रहता है। ठीक है, कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल है, अभी जो ऊपर पढ़ा उसी को हमने इंग्रेडिएंट्स में डिवाइड कर दिया। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, कंडीशन लगा दिया दैट बी शैल नेवर सेल इट और शैल सेल इट ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन, कि बी उसे कभी भी सेल नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी को, या फिर सेल करेगा तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही करेगा जो कि ए बताता है कि मेरा भाई है तो सिर्फ मेरे भाई सी को ही ट्रांसफर करेगा। तो देखो ये एक एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है। हो सकता है ए ने सी का नाम इसीलिए लिया क्योंकि उसे पता है कि सी कभी खरीदेगा ही नहीं, या सी में इतनी क्षमता ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है कि वो बी की प्रॉपर्टी खरीद सके। तो क्योंकि एक तरह से ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है बी के ऊपर, देयरफॉर ऐसी कंडीशन तो वॉइड है पर ये ट्रांसफर वैलिड है। उम्मीद करती हूँ अब कोई डिसक्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन, कोई शंका नहीं बची होगी। अब सवाल एक ये है कि भाई ऐसे क्या लॉजिक है, ऐसा क्या प्रिंसिपल है, ऐसे क्या गाइडिंग फोर्स है जिस पर सेक्शन 10 निर्धारित होता है। तो देखो, A right of transfer is always incidental and inseparable from the beneficial ownership of property। ठीक है, कि अगर जब आप किसी व्यक्ति को ओनरशिप देते हो, ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो, तो ट्रांसफ़र का राइट उसमें इंसिडेंटल होता है, वो उससे अलग नहीं हो सकता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ ओनरशिप, ही ऑल्सो हैज़ अ राइट ऑफ ट्रांसफ़र अपॉन दैट प्रॉपर्टी। पहला तो ये बात हो गई। दूसरा, The owner can destroy the property if he so likes, but he cannot destroy the ownership। कि एक व्यक्ति प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय कर सकता है जिस तरह से भी वो चाहे, लेकिन वो कभी भी किसी की ओनरशिप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। Whosoever is the owner, he has a full liberty to transfer a property, but he has no right to make it non-transferable। कि आप किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो, being the owner of property, but आप उस प्रॉपर्टी को नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, कि आपने उस प्रॉपर्टी पे ऐसी कंडीशन लगा दी कि फर्दर आजीवन वो प्रॉपर्टी कभी किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती है। तो ये एक मॉरल और एक लॉजिकल ग्राउंड है, प्रिंसिपल है, जिस पर ये सेक्शन 10 सस्टेन करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पहले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन 10 का प्रोविजन कवर किया, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स देखे, एग्जाम्पल देखा, प्रिंसिपल देखा। अब जो दो इसमें मुद्दे की बात है, पहला जो इसमें डायरेक्टली बात की है कि जो कंडीशन लगाई गई है दैट ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट होना चाहिए। और फिर दूसरा इसका कॉन्ट्ररी हम एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे पार्शियल रेस्ट्रेंट का, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में आ चुका है। एंड द लास्ट वील स्टडी इन डिटेल द एक्सेप्शंस। So absolute restraint का क्या मतलब है? The section 10 states that only that condition has been declared void which absolutely restrains the alienation। सिर्फ वही condition void मानी जाएगी जो कि ट्रांसफरी को absolute restrain करती है, पूर्णतः उस पर रोक लगा देती है कि वो प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किसी को भी नहीं करेगा। Restraint on alienation is absolute if it totally takes away or curtails the right of disposal, कि वो हर तरह से, पूरी तरह से ट्रांसफरी के राइट ऑफ डिस्पोजल को छीन लेता है, कर्टेल कर देता है, राइट। तो ऐसे रेस्ट्रेंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट।
एक एक केस हम लोगों ने दोनों में डिस्कस किया है, एब्सोल्यूट में भी और पार्शियल में भी। तो एब्सोल्यूट में केस है गोमती सिंह वर्सेस अनाड़ी कौर। इस केस में क्या हुआ था, ए ने अपनी प्रॉपर्टी, उसकी आई थिंक 2 या 3 वाइफ थी, फर्स्ट से 3 वाइफ थी उसकी, उसने उन तीनों वाइफ को दे दिया, उनमें विभाजन कर दिया उस प्रॉपर्टी का, और साथ साथ कंडीशन लगा दी दैट वो उस प्रॉपर्टी को उसकी मर्जी के बिना, यानी कि अपने हस्बैंड की मर्जी के बिना किसी को भी फर्दर ट्रांसफर नहीं करेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है। अब जब ए ही कंडीशन लगा रहा है तो वो कंसेंट क्यों देगा कि तुम फर्दर ट्रांसफर करो, नहीं देगा वो, इसीलिए उसने ऐसी कंडीशन लगाई है। सो हियर द कोर्ट हेल्ड दैट द कंडीशन इज वॉइड एज इट टेक्स अवे द पावर ऑफ एलियनेशन ऑफ वाइफ्स एब्सोल्यूटली, राइट। इसको याद कैसे करोगे, जैसे गोमती सिंह पति का नाम है और सारी की सारी बीवियां अनाड़ी थी जो उसकी बातों में आ गई, तो उनका हो गया अनाड़ी कौर, गोमती सिंह वर्सेस अनाड़ी कौर। तरीका है याद करने का, आई होप इस तरह के निमोनिक्स से चीज़ें याद रह जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो देखो प्रोविजन स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर शब्दों में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट की बात करता है, पार्शियल का तो उसमें जिक्र ही नहीं है। तो देखो सेक्शन 10 इज साइलेंट अबाउट द सिचुएशन वेयर रिस्ट्रेंट इज पार्शियल। सो जहाँ पर भी एक ट्रांसफरर एक पार्शियल रिस्ट्रेंट लगाता है, यानी कि वो पूर्णतः टेक अवे नहीं करता है, कंप्लीटली टेक अवे नहीं करता है ट्रांसफरी के पावर ऑफ एलियनेशन को, बट कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक ही एलियनेट करता है या टेक अवे करता है, तो ऐसे रेस्ट्रेंट पार्शियल माने जाते हैं। एंड क्योंकि पार्शियल रेस्ट्रेंट का जिक्र सेक्शन 10 में नहीं है तो वो वैलिड माना जाएगा और इन्फोर्सेबल भी होगा। ये किस तरह से होता है, इसका एक एग्जाम्पल हम केस के माध्यम से समझते हैं, और ये केस ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, आई थिंक वेस्ट बंगाल में पूछा था। मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बांदी बीबी 1932 का केस है, प्रीवी काउंसिल ने इसमें जजमेंट दिया था। सो इसमें कोर्ट ने कहा दैट वेयर द कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफरी फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू स्ट्रेंजर आउटसाइड द फैमिली ऑफ ट्रांसफरर। यस, तो इस केस में क्या था कि ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को इस कंडीशन पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की कि तुम किसी भी स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही ट्रांसफ़र करोगी। तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट तो कहीं से नहीं है, इट इज़ अ मियर पार्शियल रिस्ट्रेंट। इसीलिए प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया दैट एज द कंडीशन इज merely partial, therefore the restraint is valid and enforceable, राइट। तो आई होप एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट क्या है और पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या है आपको समझ आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट रहता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ में अगर कोई रेस्ट्रेंट लगाया गया, यानी कि दो लोगों ने आपस में प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज़ की और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया कि तुम इसे फर्दर एलियनेट नहीं करोगे प्रॉपर्टी को। तो देखो ये बात हम लोग आई थिंक लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, सेक्शन 6 के लेक्चर में। उसमें हमने पढ़ा था कि चाहे फैमिली सेटलमेंट हो, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ हो, चाहे सरेंडर हो, ये सारी ही चीज़ें, चाहे पार्टीशन हो, ये आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तो कंसीडर ही नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सारे इंस्टांसेस में कोई नया इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है, कोई नया इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है, रादर जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में उसी के साथ चेंजेस किए जाते हैं। सो बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ खुद में ही ट्रांसफ़र नहीं है एज पर सेक्शन 5, इसीलिए सेक्शन 10 तो उसमें एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इसीलिए अगर किसी फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया भी गया है कि जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो एलियनेट नहीं करेगा, वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उस पर सेक्शन 10 लागू ही नहीं होगा, ठीक है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स एनी रेस्ट्रेंट ऑन एलियनेशन, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, फैमिली सेटलमेंट हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, पार्टीशन हो, सरेंडर हो, सब में आप सेम ही रीजनिंग देंगे और सेम ही आंसर मेंशन करेंगे, ठीक है। पता है क्या, अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है ना, फिर हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाए, जो हमें लगता है कि अरे हमने नहीं पढ़ा, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स हमारे वैल्यू में नहीं होगा, क्योंकि हमें उसका रूट पता है। अब मुझे रूट पता है कि सेक्शन 5 क्या कहता है कि कौन सा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा विद इन दी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि एक ऐसा ट्रांसफर जो कि एक लिविंग पर्सन ने दूसरे लिविंग पर्सन को किया या फिर खुद को किया, तो बेसिकली ये ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन हो रहा है एंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टी हो रहा है, जिसमें एक नया इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इन फेवर ऑफ सम पर्सन। तो ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा और एक वैलिड ट्रांसफर होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो फिर मैं इस प्रोविजन के टेस्ट को अप्लाई करूंगी, जहां पर भी मुझे डिटरमाइन करना है कि क्या ये वाकई में ट्रांसफर है भी या नहीं है, ठीक है। चलो इस लेक्चर के लास्ट पार्ट को कवर कर लेते हैं, दी एक्सेप्शंस। वैसे ऊपर पढ़ लिया था कि 2 एक्सेप्शन सेक्शन 10 में प्रोवाइड किए हैं, एक लीज का और एक मैरिड वुमन का। तो लीज में क्या है, सो लीज फॉर्मुलेट हुई है which contain a condition against alienation by a tenant and provide for re-entry by the lessor on the breach of condition, कि जो मकान मालिक है
जो मकान मालिक है उसने जो लीज बनी है उसके और किराएदार के बीच में, उसमें एक कंडीशन लगा दी कि तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा अगर तुमने इसमें इसको फर्दर किसी को ट्रांसफर करा। तो बेसिकली उसके ऊपर एक रेस्ट्रेंट इम्पोज किया है और ये कहा है कि अगर तुमने वॉयलेट किया इस कंडीशन को तो मैं री एंट्री कर लूंगा, यानी कि फिर तुम्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्योंकि सच अ रेस्ट्रेंट ऑन टेनेंट्स एलियनेटरी पावर इज बेनिफिशियल टू द लेसर, देयरफॉर ये जो रेस्ट्रेंट है, ये जो कंडीशन है, ये वैलिडली इम्पोज होगी। सिमिलरली द सेकेंड इंस्टांसेस ऑफ मैरिड वुमन, याद रखना 3 तरह की एक्सक्लूड है, हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट वुमन। सो ट्रांसफरर एक वैलिडली इम्पोज कर सकता है कंडीशन एट द टाइम ऑफ गिविंग द प्रॉपर्टी कि तुम इसे फर्दर किसी को एलियनेट नहीं करोगे। इसका पर्पस बेसिकली यही है कि वुमन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना अपॉन द प्रॉपर्टी, कि उनके वो राइट सेफगार्ड रहे फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय देयर हस्बैंड्स। ठीक है, बहुत सारे पत्नियों के पति जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, वो पत्नियों के पास कोई भी पावर नहीं रहने देना चाहते, तो उस तरह के पतियों से वाइफ्स को बचाने के लिए ये प्रोविजन ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 10। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। क्रक्स समझ आ गया ना, मतलब इतना पोर्शन समझ आ गया ना, आगे की कहानी बहुत आसान है, आप लोग खुद फॉर्मुलेट कर लोगे। ठीक है, तो लेट्स सम अप दिस लेक्चर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर हेल्पफुल है तो लाइक करना, कमेंट करना ऑफ कोर्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग देखेंगे आई विल गेट मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर यू मोर सच इन्फॉर्मेटिव and absolutely useful lectures for all of you. So till then everyone, take care of yourself, have a good day, stay tuned, bye bye.